हेलो गाइस, मैं मईनुद्दीन खान आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज पर। तो बात करते हैं, आज अपना लेसन है मौसम एवं जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। अपन ने कल क्लास अपन ने थ्योरी की पढ़ी थी, आज भी अपनी थ्योरी की क्लास है। तो आज अपनी सेकंड क्लास है थ्योरी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास मैंने इससे पहले आपको करवा दी थी। तो आज अपन पढ़ेंगे मौसम विज्ञान, मौसम एवं जलवायु के बारे में क्या होता है। तो आज अपन ने कल पढ़ लिया था प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या है, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक अपन पढ़ रहे हैं। तो अपन ने कल प्रकाश को कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे तापमान को, तापमान क्या होता है। तो आज अपना जो है वो टॉपिक आएगा, आज अपना सेकंड जो है मौसम को प्रभावित करने वाला कारक। तो सेकंड कारक कौन सा है, वो है तापमान। तो आज अपन पढ़ेंगे तापमान के बारे में, तापमान क्या होता है। तो बात करते हैं तापमान के लिए, एक टर्म आती है, उसे बोलते हैं कॉर्डिनल तापमान। तो कॉर्डिनल टेम्परेचर एक टर्म आती है तापमान के लिए, कॉर्डिनल तापमान। तो कॉर्डिनल तापमान क्या है, कॉर्डिनल तापमान के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करते पौधे को पुष्पन के लिए जो न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है, जो न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है, तापमान की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं कॉर्डिनल तापमान। आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, कॉर्डिनल तापमान। कॉर्डिनल तापमान। तो तापमान के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, तापमान के अंदर अपन पढ़ रहे हैं कॉर्डिनल तापमान क्या होता है। कॉर्डिनल तापमान मैंने आपको बता दिया था। कॉर्डिनल तापमान क्या होता है, पौधे को जो पुष्पन के लिए जो न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं अपन कॉर्डिनल तापमान। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट तापमान है। जैसे अपन बात करते हैं सूर्य का तापमान कितना होता है। तो सूर्य के तापमान की बात करते हैं, सूर्य का तापमान। तो सूर्य के तापमान की बात करता हूं तो सूर्य का जो तापमान होता है वो होता है 1600 कैलोरी, 1600 केल्विन, 1600 केल्विन जो तापमान है वह सूर्य का तापमान होता है 1600 केल्विन। बात कर लेते हैं इसी प्रकार अपन बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी का तापमान कितना, अगला आता है, अगले बात करते हैं अपन पृथ्वी का तापमान की। तो पृथ्वी का तापमान कितना होता है, पृथ्वी का तापमान। तो पृथ्वी के तापमान की बात करते हैं तो पृथ्वी का तापमान होता है, वो होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी का तापमान है। और 1600 केल्विन तापमान जो है वो सूर्य का तापमान है। ये अपने को पता होना चाहिए कि पृथ्वी का तापमान क्या है और सूर्य का तापमान क्या है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है कि सूर्य का तापमान क्या होता है, पृथ्वी का तापमान क्या होता है। ये 2 पॉइंट अपने को क्लियर होने चाहिए। और तीसरा टर्म अपने को ये क्लियर होना चाहिए, कॉर्डिनल तापमान क्या है। तो कॉर्डिनल तापमान है पौधे को पुष्पन के लिए जो न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं अपन कॉर्डिनल तापमान। तो ये 3 चीज में आपको यहाँ कंटेस्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की संभावना यहीं से। आगे चलते हैं, आगे और कुछ तापमानों की बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते अपन, पहले तो बात करें तापमान को किससे मापा जाता है। तापमान को किससे मापा जाता है, तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है, थर्मामीटर से मापा जाता है। तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है। अब थर्मामीटर भी 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है वो है न्यून तापमापी, और दूसरा जो है वो है उच्च तापमापी। तो 2 प्रकार के तापमान जो थर्मामीटर है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है न्यूनतम तापमापी, जो न्यूनतम तापमान को मापता है। दूसरा है जो उच्चतम तापमान को मापता है। जो न्यूनतम तापमापी यंत्र है उसके अंदर जो अपन यूज करते हैं, एल्कोहल का यूज करते हैं, उसके अंदर एल्कोहल भरा होता है। तो जो न्यूनतम तापमापी है उसके अंदर एल्कोहल भरा होता है, इस कारण वह न्यूनतम ताप को माप लेता है। और जो बात करते हो उच्चतम तापमापी की, तो उच्चतम तापमापी के अंदर पारा भरा होता है,
उच्चतम तापमापी के अंदर पारा भरा जाता है, जिसके कारण वह उच्चतम तापमान को माप लेता है। तो ये तो हो गई तापमीटर। तो थर्मामीटर दो प्रकार के हो गए। पहला हो गया न्यूनतम तापमापी, दूसरा हो गया उच्चतम तापमापी। न्यूनतम तापमापी के अंदर अल्कोहल भरी जाती है, उच्चतम तापमापी के अंदर पारा भरा जाता है। दो चीज यहां से क्लियर हो गई। अब चलते हैं अपन आगे, तो बात कर लेते हैं पोषक तत्वों की वृद्धि के लिए, पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता की बात करूं, पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए तापमान की बात करते तो वो होता है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पोषक तत्व पौधे को मिल जाते हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए कितना तापमान रखते हैं, वो रखते हैं 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर पोषक तत्वों की उपलब्धता हो जाती है। अब बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना तापमान चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए तापमान, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए तापमान की बात करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो तापमान चाहिए होता है वो होता है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है उस पर पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कि भोजन बनाते हैं। 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो पौधे जो है वो भोजन बनाएंगे। और बात करते हैं पोषक तत्वों को कितने तापमान पर मिल जाती है, तो वो मिल जाती है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो ये दो चीज यहां से अपने को याद करनी है कि पोषक तत्वों के लिए क्या है, और बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये चीज है सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज तो याद करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनता है तापमान से, तापमीटर कौन कौन से, तो यहां से क्वेश्चन बनने की प्योरिटी ज्यादा है। न्यूनतम तापमापी के अंदर क्या भरा होता है और उच्चतम तापमापी के अंदर क्या भरा होता है, तो यहां से क्वेश्चन बनने की कुछ ज्यादा ही प्योरिटी है। तो ये चीज तो अपने को याद होनी। सूक्ष्म जीवों के लिए वृद्धि के लिए तापमान, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए तापमान, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए कितना तापमान होता है। तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए बात करते हैं तापमान की, तो वृद्धि के लिए तापमान होता है वो होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सूक्ष्म जीव वृद्धि करते हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए तापमान कितना होता है, वो होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सूक्ष्म जीव है वो वृद्धि करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए तापमान होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे अपन इसी में बात करते हैं कि तापमान सर्वाधिक कब होता है और सबसे कम कब होता है। तो बात करते हैं सर्वाधिक तापमान की, तो सर्वाधिक जो तापमान है वो दोपहर के 2 PM जो है टाइम जो है दोपहर के टाइम सर्वाधिक तापमान होता है। और सबसे कम तापमान जो होता है वो होता है सूर्योदय से पहले सबसे कम तापमान होता है, और सर्वाधिक तापमान होता है वो होता है 2 PM से। तो बात करते हैं सर्वाधिक तापमान होता है 2 PM पर। तो 2 बजे, दिन में 2 बजे सर्वाधिक तापमान होता है, और सबसे कम तापमान होता है वो होता है सूर्योदय से पहले। सबसे कम तापमान, तो सबसे कम तापमान होता है वो होता है सूर्योदय से पहले, सूर्य उगने से पहले सबसे कम तापमान होता है सूर्योदय से पहले। तो ये हो गई अपने को तापमान से, ये चीज अपने को पढ़नी है, तापमान क्या है क्या नहीं है, कॉर्डिनल तापमान क्या है, किसके लिए कितना तापमान होता है, सूर्य का कितना तापमान होता है, पृथ्वी का कितना तापमान होता है, वो चीज अपने को यहाँ अपने कवर कर। अब अगला एक आता टर्म आती है, अगला आता बेस तापमान। बेस तापमान क्या है ये भी अपन देख लेते हैं। बेस तापमान क्या है, वह तापमान जिस पर पौधे की वृद्धि कम हो अथवा वृद्धि बंद हो जाती है उसे बोलते हैं बेस तापमान। मतलब पौधे की वृद्धि कम हो जाती है या पौधे की वृद्धि ही बंद हो जाती है, मतलब पौधा बढ़ना बंद हो जाता है, उसे बोलते हैं अपन बेस तापमान। तो ये अपन को यहाँ पहले तो अपने को पता होने बेस तापमान क्या है, पौधे की वृद्धि कम तथा वृद्धि बंद हो जाती है, उसे बोलते हैं अपन बेस तापमान।
तो बेस तापमान क्या है? पौधे की वृद्धि कम या वृद्धि बंद हो जाती है, उसे बोलते हैं अपन बेस तापमान। अब बात कर लेते हैं रबी के लिए बेस तापमान क्या होता है, खरीफ के लिए बेस तापमान क्या होता है। ये दो पॉइंट भी यहां से अपने क्लियर करने। रबी फसलें जो हैं, रबी वाली ऋतु की जो फसलें उनके लिए बेस तापमान क्या होता है, खरीफ वाली ऋतुओं के लिए बेस तापमान क्या होता है, तो वो भी अपन यहाँ लिख लेते हैं। तो बात करते हैं रबी फसलों का बेस तापमान, फसलों का बेस तापमान। तो रबी फसलों के बेस तापमान की बात करता हूं मैं, तो रबी फसलों का बेस तापमान होता है वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रबी वाली फसलों का बेस तापमान होता है। अब बात कर लेते हैं खरीफ वाली फसलों का बेस तापमान। खरीफ फसलों का बेस तापमान, खरीफ फसलों का बेस तापमान। तो खरीफ फसलों का जो बेस तापमान जो है वो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रबी वाली फसलों का बेस तापमान कितना होता है, वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, खरीफ वाली का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो चीज यहां से क्लियर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ गेहूं के लिए अलग से बेस तापमान दिया गया। तो गेहूं के लिए जो बेस तापमान होता है, तो गेहूं की फसल के लिए बेस तापमान की बात करते हैं। गेहूं की फसल के लिए बेस तापमान, फसल के लिए बेस तापमान, तो गेहूं की फसल के लिए बेस तापमान जो होता है वो होता है 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए अपने को पता होना चाहिए कि बेस तापमान क्या है। पौधे की वृद्धि कम हो जाती है तो बंद हो जाती है, उसे बोलते हैं बेस तापमान। और रबी के लिए बेस तापमान क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। खरीफ के लिए बेस तापमान क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं की फसल के लिए बेस तापमान क्या है, वो है 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चीज अपने को यहां से क्लियर होनी चाहिए। अब अगला पॉइंट आता है अपना हरित गृह गैस है। हरित गृह गैस कौन कौन सी है वो अपन देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट बात करेंगे अपन हरित गृह गैस है। हरित गृह प्रभाव क्या है, गैस है कौन कौन सी है, वातावरण के अंदर कितनी मात्रा में पाई जाती है, वो सभी अपन यहाँ बात करेंगे। तो अगला पॉइंट आता है वो आता है अपना हरित गृह गैस है। हरित गृह गैस है। तो हरित गृह गैसों की मैं बात करूं तो हरित गृह गैसें जो होती है, तो हरित गृह गैसें होती है CO2, CFC, N2O और CH4। तो ये सभी जो गैसें हैं ये हरित गृह गैसें हैं। कौन कौन सी हैं, CO2, CFC, N2O, CH4। ये जो गैसें हरित गृह गैसें हैं। तो अपने को ये पता होना चाहिए हरित गृह गैसें कौन कौन सी है और कितनी मात्रा इनकी वायुमंडल में पाई जाती है, ये अपने को यहां से पता होना चाहिए। तो बात इधर लिख लो आप गैस और इधर लिख लो मात्रा। तो कितनी मात्रा कौन सी गैस की पाई जाती है, बात करते हैं CO2। CO2 की जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 50 से 60% मात्रा वायुमंडल के अंदर CO2 होती है। बात करते हैं CH4 की, तो CH4 के अंदर जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 20 से 30%। अब बात कर लेते हैं अपन CFC की। CFC की जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 14% CFC की मात्रा पाई जाती है। बात कर लेते हैं N2O की। N2O की जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 7% मात्रा वायुमंडल में N2O की पाई जाती है। तो ये हरित गृह गैस हो गई। हरित गृह गैसों की मात्रा वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, तो बात कर लेते हैं अपन CO2 की। तो CO2 की पाई जाती है 50 से 60% मात्रा CO2 की वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। CH4 की बात करूं तो CH4 की पाई जाती है 20 से 30%। बात करते हैं CFC की। CFC की पाई जाती है 14। बात करते हैं N2O की पाई जाती है 7%। तो अपने को ये पता होना चाहिए CO2 की मात्रा वायुमंडल में कितनी पाई जाती है हरित गृह गैसों के लिए। वायुमंडल में CO2 की मात्रा पाई जाती है 0.004%। वायुमंडल के अंदर CO2 की मात्रा पाई जाती है। तो ये अपने को वो मात्रा नहीं देखनी है, अपने को हरित गृह गैस के रूप में कितनी मात्रा पाई जाती है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये हो गई अपनी हरित गृह गैस कौन कौन सी हैं। तो हरित गृह गैसों की मात्रा पर हरित गृह गैसों का क्रम कौन कौन सा, कौन सी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है और सर्वाधिक नुकसानदायक होती है, वो अपन क्रम देख लेते हैं। तो क्रम की बात कर लेते हैं। हरित गृह गैसों का क्रम कर लेते हैं। तो CFC से सर्वाधिक नुकसान होता है, फिर उसके बाद आता है CH4, CO2,
CFC से सर्वाधिक नुकसान होता है। फिर उसके बाद आती है N2O गैस, N2O के बाद आती है CH4 गैस और CH4 के बाद में आती है CO2। तो ये गैसों का क्रम है। कौन सी गैस सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है वायुमंडल में? तो CFC सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। फिर उसके बाद इसके बाद हो जाती है N2O, उसके बाद मेथेन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैस है ये सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। और बात कर रहा हूं जो CFC जो गैस है वो अपने जो रेफ्रिजरेटर जो होते हैं उनसे निकलती है और ये ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है CFC गैस। तो CFC जो गैस है, CFC गैस जो है वो किससे निकलती है? वो निकलती है रेफ्रिजरेटरों से। तो रेफ्रिजरेटरों से जो गैस निकलती है वह सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। तो ये अपने को पता होना चाहिए सर्वाधिक नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है। वो पहुंचाती है CFC। और CFC किससे 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 निकलती है? तो वो निकलती है रेफ्रिजरेटरों से। जो अपने घरों में जो फ्रिज होते हैं या रेफ्रिजरेटर जो बड़ी मात्रा में जो पैमाने पर जो अपन देखते हैं डेयरियों के अंदर, तो उनसे जो गैस निकलती है वो निकलती है CFC। CFC को फुल फॉर्म है, CFC की फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC को बोला जाता है, CFC को क्या बोला जाता है? CFC को बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए, CFC का फुल नेम भी अपने को पता होना चाहिए। CFC का पूरा नाम क्या है? CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और CFC किससे किससे निकलती है? वो निकलती है रेफ्रिजरेटरों से। और सर्वाधिक किसको नुकसान पहुंचाती है? वो पहुंचाती है ओजोन परत को। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी? वो है CFC। तो ये अपने को यहाँ पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। आगे अपना आता है, अगला पॉइंट आता है अपना, आगे अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला जाता है, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदला जाता है। तो वो अपन यहाँ एक फॉर्मूला के थ्रू, फॉर्मेट के थ्रू देख लेते हैं किस प्रकार से बदलते हैं, वो अपन यहाँ देख। अब बात कर लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं? तो डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए अपन करते हैं F-32/9 बराबर C/5। ये जो फॉर्मूला है ये डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने का है। डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला क्या है? F-32/9 बराबर C/5। ये जो फॉर्मूला है डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने का है। अब फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे बदला जाता है तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए तो बात कर लेते हैं अपन C बराबर F-32 × 5/9। तो ये जो फॉर्मूला है डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलता है। ये तो डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलता है। ये जो फॉर्मूला है ये फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलता है। ये फॉर्मूला फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलता है, ये डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलता है। अब एक फॉर्मूला और आता है, एक आता है केल्विन को कैसे बदला जाता है। केल्विन को तो केल्विन को बदलने का, केल्विन में कैसे बदला जाता है? केल्विन बदलने का है C+273। ये जो फॉर्मूला है ये डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलता है। C+273 ये डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलता है। ये चीज यहाँ अपने को कंठस्थ होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके बेस पे क्वेश्चन आता है। एक कर लेते कौन से तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट समान होता है। तो बात करते हैं, यहाँ नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो, इंपॉर्टेंट है। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट समान होता है। तो -40 पर डिग्री सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट समान होता है। ये चीज अपने को याद होनी चाहिए कि -40 डिग्री पर
डिग्री सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं, ये यहां से अपने को याद करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई फॉर्मूला। अगला बात कर लेते हैं अपन दाब। दाब के बारे में बात करते हैं। अगला जो प्रभाव आता है वो आता है दाब। दाब क्या है, तो दाब के बारे में अपन बात करते हैं। अब बात करते हैं दाब। अगला जो अपना आता है मौसम को प्रभावित करने वाला कारक वो है दाब। दाब को जो माप किसके द्वारा मापा जाता है, दाब का जो मीटर है, तो दाब को माप किससे मापा जाता है, दाब को बोरोमीटर से मापा जाता है। बोरोमीटर से मापा जाता है। दाब को किससे मापा जाता है, बोरोमीटर से मापा जाता है। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए, दाब को किससे मापा जाता है, तो दाब को मापा जाता है बोरोमीटर से। और दाब का इकाई की बात कर लेते हैं, दाब के लिए इकाई क्या है, तो दाब के लिए इकाई की बात करते हैं। तो दाब के लिए इकाई क्या होती है, दाब के लिए इकाई होती है या तो होती है बार या होती है पास्कल। बार या पास्कल दाब के लिए इकाई होती है। तो ये अपने को दाब के बारे में पता होना चाहिए कि दाब क्या है। दाब को किससे मापा जाता है, तो दाब को मापा जाता है, वो मापा जाता है बोरोमीटर से। दाब के लिए इकाई क्या है, वो है बार या पास्कल। बार कैसे लिखा जाता है, बार ऐसे लिखा जाता है। तो बार या पास्कल जो है वो दाब की इकाई होती है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट अपना यहाँ कंप्लीट। दाब के बारे में अपने को इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वायु के बारे में थोड़ा अपने को अच्छे से पढ़ना है। वायु यहाँ बहुत पूछी जाती है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं वायु से। तो वायु के बारे में अपने को थोड़ा ढंग से पढ़ना है। तो अगला पॉइंट आता है अपना मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में वायु। वायु किस प्रकार से मौसम को प्रभावित करती है, तो यहां पर देख लेते हैं। तो ये हो गई अपनी वेस्ट पश्चिम, ये हो गया अपना साउथ उत्तर। पश्चिम से उत्तर की ओर चलने वाली हवाएं। अपन ने पढ़ा था कि जो अपने को अपन जो वायु रोधी जो पौधे लगाते हैं वो कौन सी दिशा में लगाते हैं, वो लगाते हैं पश्चिम से उत्तर की ओर। पश्चिम से उत्तर की ओर वायु रोधी पौधे लगाते हैं, ये अपन ने कल पढ़ा था। अब अपन बात करते हैं जो वायु जिधर से चलती है और जिधर जाती है उसे क्या क्या बोलते हैं, तो इस दिशा को तो बोलते हैं अपन विंड वैन। जिधर से वायु चल रही है उधर को बोलते हैं विंड बाड़, और इधर बोलते हैं ली बाड़। ली बाड़, विंड बाड़ और ली बाड़ क्या क्या है ये अपने को पता होना चाहिए। अपन है विंड बाड़ को देख लेते हैं। तो वायु की आने वाली दिशा को, वायु की आने वाली दिशा को, आने वाली दिशा को तो अपन क्या बोलते हैं, विंड बाड़ बोलते हैं। वायु इधर से आके उधर जा रही है, इस ओर से वायु इधर जा रही है, तो इधर से आने वाली दिशा को क्या बोलते हैं, आने वाली दिशा को बोलते हैं विंड बाड़। और जाने वाली दिशा को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपन ली बाड़। तो ली बाड़ किसे बोलते हैं, जाने वाली दिशा को, वायु की जाने वाली दिशा को, वायु की जाने वाली दिशा को। तो विंड बाड़ किसे बोलते हैं, तो विंड बाड़ बोलते हैं वायु की आने वाली दिशा को, ली बाड़ बोलते हैं वायु की जाने वाली दिशा को। मतलब बात करते हैं जैसे अपना ये टर्निंग पॉइंट है यहाँ, तो ये अपना टर्निंग पॉइंट हो गया। तो वायु यहां से आ रही है तो इधर इससे टकराएगी, तो यहां किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो आने वाली दिशा को तो अपन बोलते हैं विंड बाड़, और जिधर जा रही है उसे बोलते हैं अपन ली बाड़। ये अपने को 2 पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मतलब बात करते हैं वेस्ट दिशा से जो हवा आ रही है उसे बोलते हैं, पश्चिम दिशा से जो हवा आ रही है उसे बोलते हैं अपन विंड बाड़, और साउथ दिशा उत्तर की ओर जा रही है उसे बोलते हैं अपन ली बाड़, उत्तर की ओर। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि पश्चिम दिशा से हवा आ रही है, उत्तर की ओर जा रही है, तो पश्चिम दिशा से आ रही है तो पश्चिम दिशा को अपन बोलते हैं विंड बाड़, उत्तर की ओर जा रही है उसे बोलते हैं अपन ली बाड़। 2 पॉइंट यहां से क्लियर। अब बात कर लेते हैं वायु की दिशा को मापने वाला यंत्र।
मापने वाला जो यंत्र है उसे बोलते हैं विंड वैन। विंड वैन वायु की दिशा को मापने वाला यंत्र है। और बात कर ले तो वायु की गति को मापने वाला यंत्र क्या है? वायु की गति को मापने वाला यंत्र, तो वायु की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है एनीमोमीटर। कौन सा है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति को मापा जाता है और वायु की दिशा को मापा जाता है, वो मापा जाता है विंड वैन मीटर द्वारा। तो विंड वैन द्वारा वायु की दिशा को, एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति को, दोनों इंपॉर्टेंट है। वायु की गति एनीमोमीटर, वायु की दिशा विंड वैन। दो चीज क्लियर, वायु की गति एनीमोमीटर, वायु की दिशा विंड वैन, दोनों यहाँ क्लियर। तो ये हो गई अपनी वायु के बारे में। वायु की आने वाली दिशा, वायु की आने वाली दिशा विंड वैन, विंडवार्ड। वायु की जाने वाली दिशा लीवार्ड। दो चीज यहां से क्लियर, आने वाली दिशा विंडवार्ड, जाने वाली दिशा लीवार्ड। ठीक है गाइस, तो यहां से ये चीज अपने को क्लियर करनी है। आगे अपन चलते हैं, आगे बात करते हैं लू की। लू क्या है और लू कौन से माह में आती है, तो वो अपन बात कर लेते। लू क्या है? तो लू जो है वो गर्म हवाएं चलती हैं, उन्हें बोलते हैं अपन लू। गर्म हवाओं को बोला जाता है लू। मई जून के माह में चलने वाली हवाओं को बोलते हैं लू। तो अपना अगला पॉइंट लिख लेते हैं अपन लू। तो लू क्या है? तो मई जून माह में चलने वाली हवाओं को लू कहा जाता है। तो लू किसे कहा जाता है? लू कहा जाता है मई व जून माह में गर्म जो हवाएं चलती हैं उन्हें बोलते हैं अपन लू। ये चीज यहाँ अपने को क्लियर होना चाहिए। लू जो चलती हैं वो कौन से माह में चलती हैं? वो चलती है मई जून माह के अंदर लू चलती हैं। गर्म जो हवाएं चलती है वो मई जून माह के अंदर चलती है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। ये चीज यहाँ से अपने को। अब बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट आता है अपना मौसम को प्रभावित करने वाला, वो आता आर्द्रता। आर्द्रता की बात कर लेते हैं। आर्द्रता क्या है? तो आर्द्रता की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट आता आर्द्रता। तो आर्द्रता के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्द्रता की अपन पहले तो इकाई की बात करते हैं। तो आर्द्रता की इकाई होती है, वो होती है प्रतिशत। आर्द्रता को मापा जाता है, वो मापा जाता है प्रतिशत में। तो आर्द्रता की इकाई क्या होती है? आर्द्रता की इकाई होती है प्रतिशत। आर्द्रता क्या है उसको अपन देख लेते हैं। आर्द्रता की बात करते हैं। वातावरण में आर्द्रता को RH के सापेक्ष दर्शाया जाता है। तो RH क्या है? RH है रिलेटिव और H का मतलब है ह्यूमरेटिव। रिलेटिव या ह्यूमरेटिव के थ्रू दर्शाया जाता है आर्द्रता को। आर्द्रता जो है वातावरण के अंदर RH के सापेक्ष दर्शाई जाती है। RH की जो इकाई क्या है? वो है प्रतिशत, और आर्द्रता को बोलते हैं RH। RH के सापेक्ष दर्शाते हैं। RH की जो इकाई होती है वो होती है प्रतिशत। ये चीज यहाँ क्लियर होनी चाहिए। तो बात करते हैं आर्द्रता मापने का यंत्र की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट आता है आर्द्रता मापने का यंत्र। तो आर्द्रता मापने का यंत्र क्या होता है? तो आर्द्रता मापने का यंत्र होता है, वो होता है हाइग्रोमीटर या बोलते हैं अपन सैकेरोमीटर। ये चीज अपन को क्लियर होनी चाहिए। हाइग्रोमीटर या सैकेरोमीटर आर्द्रता मापने का यंत्र है। लेकिन नोट डाल के लिख लो, नोट। जल के घनत्व को मापने वाला यंत्र, मापने का यंत्र। तो जल के घनत्व को मापने का यंत्र कौन सा होता है? वो होता है हाइड्रोमीटर।
मीटर। मैंने यहाँ ये क्यों लिखवाया है, क्योंकि हाइग्रो और हाइड्रो सेम सा लगता है, तो क्वेश्चन में अपन को कंफ्यूज नहीं होकर के अपने को ध्यान रखना है। हाइग्रो क्या है, हाइग्रो है आर्द्रता मापने का यंत्र, हाइड्रो क्या है, वो है जल घनत्व मापने का यंत्र। दोनों क्लियर होने चाहिए। हाइग्रो क्या है, आर्द्रता मापने का यंत्र, हाइड्रो क्या है, जल घनत्व मापने का यंत्र। मतलब बात करते हैं हाइड्रो, हाइड्रो बोलते हैं अपन जल को, जल घनत्व मापने का यंत्र हाइड्रो। हाइग्रो क्या है, वो मापने का यंत्र है, आर्द्रता को मापने का यंत्र क्या है, हाइग्रो। ये चीज अपने को याद होनी चाहिए। अब पॉइंट करके लिख लो, सर्वाधिक आर्द्रता, सर्वाधिक आर्द्रता, आर्द्रता रबी, रबी वाली फसलों में होती है, फसलों में होती है, होती है। कारण क्या है, रबी वाली फसलों के अंदर सर्वाधिक आर्द्रता होने का कारण क्या है, क्योंकि रबी का जो मौसम है वो सर्दियों के अंदर आता है। सर्दियों के अंदर क्या होता है, सर्वाधिक सर्दी पड़ती है, ओस पड़ती है। इसके कारण क्या होता है, जो आर्द्रता है वो सर्वाधिक रबी मौसम में रहती है। खरीफ मौसम के अंदर बरसात होती है, तो एक सिमिलर टाइम में वर्षा होती है। जैसे आज वर्षा हो गई तो कल नहीं होगी, या 2 दिन लगातार हो गई तो कई दिन बाद रुक जाती है, जब तक वो पानी सोख लेती है जमीन। तो और इसके अंदर क्या होता है, रबी मौसम के अंदर क्या होता है, लगातार ओस पड़ती है, लगातार सर्दी पड़ती है, जिसके कारण रबी मौसम में सर्वाधिक आर्द्रता होती है। इसलिए रबी मौसम के अंदर सर्वाधिक आर्द्रता होती है, क्योंकि यहाँ सर्दी पड़ती है, ओस रोजाना ही पड़ती है सर्दियों के अंदर, इसलिए सर्वाधिक आर्द्रता रबी मौसम की होती है। ये चीज यहाँ क्लियर। और अधिक आर्द्रता होने पर क्या होता है, अधिक आर्द्रता होने पर फफूंद जैसे रोगों की संभावना ज्यादा होती है। अधिक आर्द्रता होने पर फफूंद जैसे रोगों की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए गेहूं के अंदर फफूंद बहुत लगती हैं। तो फफूंद गेहूं के अंदर जैसे पक्सीनिया हो गई, पक्सीनिया स्पीसीज हो गई, जैसे बात करते हैं नीली, काली रोली, पीली रोली, ये जो फफूंद है ये सभी गेहूं के अंदर रखती हैं। तो अधिक आर्द्रता होने पर, अधिक आर्द्रता होने पर, आर्द्रता होने पर फफूंद जैसी बीमारियां लगती हैं, फफूंद जैसी बीमारियां लगती हैं, लगती हैं। तो अधिक आर्द्रता होने पर फफूंद जैसी समस्याएं आती हैं। और सर्वाधिक नुकसान कौन कौन को पहुंचाती है फफूंद, तो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है, वो पहुंचाती है गेहूं व मक्का को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। गेहूं, आर्द्रता जो है गेहूं व मक्का को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है, मक्का को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है, गेहूं व मक्का को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है आर्द्रता। तो ये चीज अपने को यहां याद होनी चाहिए, नुकसान पहुंचाती है। सर्वाधिक जो नुकसान है आर्द्रता द्वारा वो गेहूं व मक्का के अंदर देखा जाता है, ये अपने को यहाँ क्लियर होना चाहिए। आगे अपन बात कर लेते हैं बादल। बादलों की बात करते हैं तो बादल कितने प्रकार के होते हैं, तो बादल होते हैं 4 प्रकार के। बादल 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सीरस, जिन्हें अपन बोलते हैं तीतर पंखी बादल। दूसरा होता है कुमुलस, तीसरा होता है निम्बुलस, और चौथा होता है कुम्बुलस। तो कुमुलस जो बादल है उनकी संरचना होती है गोभी जैसी संरचना कुमुलस बादलों की होती है। और बात कर लेते हैं जो निम्बुलस जो बादल है उनके द्वारा बरसात होती है। तो ये चीज अपने को यहाँ होनी चाहिए। बादलों की बात करते हैं, बादल, अगला पॉइंट आता है अपना बादल। तो बादलों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। पहला अपन बादलों का प्रकार पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं सीसर, या अपन बोलते हैं तीतर पंखी, तीतर पंखी, सीसर या तीतर पंखी। बात कर लेते हैं सीरस या तीतर पंखी बादलों की। तो सीरस या तीतर पंखी जो बादल होते हैं वो सर्वाधिक ऊंचाई पर होते हैं। और यह बादल कब दिखाई देते हैं, यह बादल जब सूर्य उदय होता है या सूर्य अस्त होता है, तो ऑरेंज कलर के अंदर, ऑरेंज कलर के अंदर, ऑरेंज या रेड कलर के अंदर जो बादल दिखाई देते हैं उन्हें बोलते हैं सीरस या तीतर पंखी बादल। यह सर्वाधिक ऊंचाई पर होते हैं और ये सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय दिखाई देते हैं, ऑरेंज कलर के या लाल कलर के दिखाई देते हैं, इन्हें बोलते हैं तीतर पंखी बादल। तो बात करते हैं तीतर पंखी बादलों की। तो तीतर पंखी बादल क्या सर्वाधिक ऊंचाई पर होते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई पर होते हैं, तीतर पंखी बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर होते हैं।
होते हैं। और यह कब दिखाई देते हैं? यह सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय ऑरेंज कलर के जो बादल दिखाई देते हैं, ऑरेंज रंग के जो बादल दिखाई देते हैं के बादल। तो सीरस या तीतरपंखी कौन से बादल हैं? वह बादल हैं जो सूर्य अस्त तथा सूर्य उदय के समय दिखाई देते हैं, तथा वह ऑरेंज, मतलब बात करते हैं अपन ऑरेंज कलर की, बात करते हैं संतरे कलर जैसा उनका रंग होता है, हल्का रेड रंग जो होता है उस रंग में दिखाई देते हैं, उन्हें बोलते हैं सीरस या तीतरपंखी बादल। दूसरे बादल आते हैं, वो आते हैं कुमुलस। इन बादल, ये जो कुमुलस जो बादल है, यह बादल क्या होते हैं? डोम मैजेस्ट्री संरचना होती है। डोम मैजेस्ट्री संरचना किसे बोलते हैं? जैसे अपन ने फूल गोभी को कभी देखा है, फूल गोभी जैसी संरचना जो होती है उसे बोलते हैं डोम मैजेस्ट्री संरचना। तो यह बादल जो है, यह बादल डोम मैजेस्ट्री संरचना, डोम मैजेस्ट्री अपन बोलते हैं फूल गोभी जैसी संरचना, फूल गोभी जैसी संरचना वाले होते हैं, संरचना वाले। तो कुमुलस बादल जो है वो किस प्रकार के होते हैं? तो यह होता है डोम मैजेस्ट्री, फूल गोभी जैसी संरचना लिए होते हैं। लेकिन इन बादलों की एक खासियत है, यह बादल गर्मियों के अंदर ही सर्वाधिक दिखाई देते हैं। सर्दियों के अंदर ज्यादा धूप नहीं पड़ती है, तो इस कारण यह बादल कम दिखाई देते हैं। तो यह जो बादल है मुख्यतः सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर दिखाई देते हैं। कुमुलस जो बादल है वो गर्मियों के अंदर सर्वाधिक दिखाई देते हैं। तो यहां लिख लो, यह मुख्यतः गर्मियों के अंदर सर्वाधिक दिखाई देते हैं, गर्मियों में सर्वाधिक दिखाई देते हैं, सर्वाधिक दिखाई देते हैं। तो गर्मियों के अंदर कौन से बादल दिखाई देते हैं? वो देते हैं कुमुलस बादल जो है वो गर्मियों के अंदर दिखाई देते हैं। और इनकी संरचना कैसी होती है? इनकी संरचना होती है फूल गोभी जैसी या डोम मैजेस्ट्री संरचना होती है। अगले बादलों की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर का कौन सा आता है? वो आता है निम्बुलस बादल। अगला तीसरा आता है, वो आता है निम्बोस्ट्रेट बादल, निम्बोस्ट्रेस बादल। तो निम्बोस्ट्रेस बादल क्या है? तो निम्बोस्ट्रेस जो बादल है, यह बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये अपने को इसके बारे में ये पॉइंट याद होना चाहिए कि यह बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, के लिए उत्तरदायी। तो बात करते हैं निम्बोस्ट्रेस जो बादल है वह वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये अपने को याद होना चाहिए। जिस क्वेश्चन आ जाता है कौन से बादल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो वहां आंसर जाएगा निम्बोस्ट्रेट। कौन से बादलों की संरचना गोभी जैसी होती है, वहां आंसर जाएगा कुमुलस। तो ये अपने को पता होना चाहिए। अगला चौथा बादल आता अपना, अगला आता अपना चौथा कुंभोलिम्स जो बादल है, इनके लिए क्या होता है? ये कौन से बादल होते हैं? बिजली जो कड़कती है, बिजली का चमकना है, ओलों का पड़ना है, वो सब बादलों की घटनाएं जो होती है वो कुंभोलिम्स बादलों के अंदर होती हैं, कुंभोलिम्स बादलों के अंदर होती हैं। बिजली का चमकना है, ओलों का आना है, वो सभी कुंभोलिम्स बादलों की उत्तरदायी होते हैं। बिजली का चमकना तथा ओलों का आना, ओलों के लिए उत्तरदायी बादल। तो ओलों के लिए कौन से बादल उत्तरदायी होते हैं? वो होते हैं कुमुलस बादल जो है वो ओलों के लिए उत्तरदायी होते हैं। बिजली के चमकने के लिए बादल कौन से? वो है कोलोलिम्स जो बादल है वो बिजली के चमकने के लिए है। तो चार प्रकार के बादल मैंने आपको पढ़ा दिए। पहला पढ़ लिया अपन ने सीरस या तीतरपंखी बादल, दूसरा पढ़ लिया कुमुलस, तीसरा पढ़ लिया निम्बोस्ट्रेट और चौथा पढ़ लिया अपन ने कुमुलस बादल। चारों बादलों के बारे में अपन ने कंप्लीट कर लिया। अगला पॉइंट आता है अपना वर्षा।
मौसम को प्रभावित करने वाला कारक अगला आता है, वो आता है वर्षा। वर्षा क्या होती है वो अपन देख लेते हैं यहां। तो बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है वो आता है वर्षा। वर्षा क्या होती है, तो वर्षा की डेफिनेशन लिख लो। पानी की बूंदों का, पानी की बूंदों का आकार 0.5 mm या 0.5 mm से अधिक होता है, उसे बोलते हैं वर्षा। उसे वर्षा कहा जाता है। वर्षा किसे कहा जाता है, वर्षा कहा जाता है पानी की बूंदों का आकार 0.5 mm से अधिक हो या 0.5 mm के बराबर हो, उसे बोला जाता है वर्षा। अगला टर्म आता है वो आता है ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग क्या है, ड्रिजलिंग है पानी की बूंदों का आकार, पानी की बूंदों का आकार, बूंदों का आकार 0.5 mm से 0.5 mm से कम होता है, उसे बोलते हैं अपन ड्रिजलिंग। कम होता है उसे बोला जाता है ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग क्या है, पानी की बूंदों का आकार 0.5 mm से कम होता है, उसे बोलते हैं ड्रिजलिंग। और बरसात क्या है, वर्षा है पानी की बूंदों का आकार 0.5 mm से अधिक होता है, उसे बोलते हैं अपन बरसात। अब बात करते हैं बरसाती दिन क्या होते हैं। बरसाती दिन, बरसाती दिन, तो बरसाती दिनों की बात करते हैं तो बरसाती दिन क्या होते हैं, 24 घंटे के अंदर बरसात 2.5 mm से अधिक होती है। बरसाती दिन क्या होते हैं, तो बरसाती दिनों की डेफिनेशन बात करते हैं। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे में 2.5 mm से अधिक वर्षा होती है, से अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है, उसे बोलते हैं बरसाती दिन होती है, उसे बोलते हैं बरसाती दिन बोला जाता है, बरसाती दिन बोला जाता है। बरसाती दिन क्या है, 24 घंटे के अंदर 2.5 mm से अधिक वर्षा हो रही है, उसे बोलते हैं बरसाती दिन। आगे बात करते हैं फसल बरसात। फसल वर्षा क्या है, फसल बरसाती क्या है, फसल वर्षा, तो फसल वर्षा क्या है, तो आगे बात करते हैं वो करते हैं फसल वर्षा की। फसल वर्षा क्या है, 24 फसल वर्षा है 24 घंटे के अंदर 5 mm से अधिक वर्षा हो रही है। फसल के लिए 5 mm से अधिक बरसात, एक दिन में 5 mm से अधिक बरसात की मात्रा को फसल वर्षा बोला जाता है। एक दिन में 5 mm से अधिक वर्षा की मात्रा को, वर्षा की मात्रा को बरसाती दिन बोला जाता है। बरसात, फसल वर्षा बोला जाता है, मात्रा को फसल वर्षा कहते हैं, फसल वर्षा कहते हैं। तो ये हो गई अपनी बरसात की बात है। पानी की बूंदों का आकार 0.5 mm या 0.5 mm से अधिक है, वर्षा कहलाती है। ड्रिजलिंग, पानी की बूंदों का आकार 0.5 mm से कम है, ड्रिजलिंग कहलाती है। बरसाती दिन क्या है, 24 घंटे के अंदर 2.5 mm से अधिक वर्षा हो रही है, बरसाती दिन है। फसल वर्षा क्या है, 24 एक दिन के अंदर 5 mm से अधिक वर्षा होती है, उसे बोलते हैं बरसाती फसल वर्षा। ये चीज यहाँ क्लियर हो गई अपनी। आगे बात करते हैं अपन अम्लीय वर्षा की। अम्लीय वर्षा क्या है, आगे बात कर लेते हैं अम्लीय वर्षा क्या है। अम्लीय वर्षा का पीएच होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान है वो होता है 5 से 5.5। जो पीएच है वो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। और अम्लीय वर्षा के लिए कौन कौन से अम्ल उत्तरदायी होते हैं, तो वो होते हैं SO2 और H2SO4 अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल हैं। तो बात कर लेते हैं अपन अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या है, अम्लीय वर्षा की बात करते हैं तो अम्लीय वर्षा के लिए पहले तो अपन बात कर लेते हैं पीएच मान। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो पीएच मान होता है वो होता है 5 से 5.5 जो है मान जो है वो अम्लीय वर्षा के लिए होता है। पीएच मान होता है अम्लीय वर्षा का 5 से 5.5 पीएच मान अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी। अब बात कर लेते हैं उत्तरदायी गैसों की। उत्तरदायी गैस है,
अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है, वो है N2O और SO2। N2O और SO2 गैस अम्लीय वर्षा प्रभावित करती है अम्लीय वर्षा को। तो अम्लीय वर्षाओं को उत्तरदायी गैस है N2O तथा SO2। उत्तरदायी अम्लों की बात करते हैं, तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल कौन कौन से हैं, वो है HNO3 और अपन बात करते हैं तथा H2SO4। ये जो अम्ल है ये अम्लीय वर्षा करते हैं। अम्लीय वर्षा क्या है, अम्लीय वर्षा वह है वर्षा जिसका पीएच मान 5 या 5.5 से कम हो, उसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन कौन सी है, वो है NO2 और SO2 अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल कौन कौन से, वो है HNO3 या H2SO4 अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल है। तो ये हो गई अम्लीय वर्षा। आगे अपन बात करते हैं कृत्रिम वर्षा क्या होती है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए कौन से रसायन का उपयोग लेते हैं। अगले बात करते हैं कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा क्या होती है, तो कृत्रिम जो वर्षा है वो सर्वाधिक सबसे पहले यूएसए के अंदर की गई, यूएसए में की गई। कृत्रिम वर्षा सबसे पहले यूएसए में की गई, तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ठंडे बादलों के लिए कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन होता है, गर्म बादलों के लिए कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन होता है। तो बात करते हैं ठंडे बादलों में रसायन है वो है AgI और गर्म बादलों में रसायन है वो है NaCl। गर्म बादलों में जो रसायन का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है NaCl का। NaCl रसायन का उपयोग गर्म बादलों के अंदर किया जाता है और AgI का उपयोग अपन ठंडे बादलों के अंदर करते हैं। अब बात करते हैं वर्षा मापक यंत्र क्या है, वर्षा मापक यंत्र। तो वर्षा मापक यंत्र कौन सा होता है, तो वर्षा मापक यंत्र होता है रेन गेज। रेन गेज जो है वो वर्षा मापक यंत्र होता है। तो गाइस ये हो गई वर्षा की बात है, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक अपन ने सभी पढ़ लिए। आज की क्लास में अपन यहीं तक पढ़ेंगे। तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोज लाते रहते हैं। इस चैनल पर हमारे पर रोज आपके लिए एक वीडियो डलती है। तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। यही पढ़ाएंगे मौसम एवं जलवायु का, अपना बहुत लेंथी टॉपिक है। तो अगली क्लास भी अपनी मौसम एवं जलवायु की होगी। तो मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ओके ऑल ऑफ यू।